ओके स्टूडेंट्स, क्लास 11th आरबीएससी। आज हम एक नया अध्याय आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं, संबंध एवं फलन। और इस अध्याय में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कार्तीय गुणन। ठीक है, तो कार्तीय गुणन को समझने के लिए हमें इससे पहले वाला अध्याय यानी समुच्चय सिद्धांत जो है वो अच्छे तरह से हमें समझना चाहिए। यानी हमें समुच्चय के बारे में यानी समुच्चय का अर्थ, समुच्चय के गुणधर्म और जो वेन डायग्राम है वो हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। समुच्चय के बाद हम फिर शुरुआत करते हैं कार्तीय गुणन की। ठीक है, तो कार्तीय गुणन क्या होता है? देखो, कार्तीय गुणन को समझने से पहले भी हमें क्रमित युग्म को समझना जरूरी है। ठीक है, तो क्रमित युग्म क्या होता है? क्रमित युग्म क्या होता है? क्रमित युग्म देखो, दो संख्याएं जब इस तरह से रखी हुई हो किसी ब्रैकेट के अंदर, ये इस तरह से ए बी, जबकि इनका क्रम हम ना बदल सके। ठीक है, यानी क्रम को हम क्या रखें? फिक्स रखें। और युग्म का मतलब दो संख्याएं हम जब एक साथ लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो दो संख्याएं जब इस तरह से रखी हुई हों ब्रैकेट के अंदर कि उनका क्रम हम ना बदल सकें तो वो कार्तीय युग्म कहलाता है। ठीक है, यानी इस तरह से ए बी। ठीक है, इसमें ए और बी को हम बदल नहीं सकते, यानी बी और ए को और ए और बी को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से बनता है आपका कार्तीय क्रमित युग्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रमित युग्म की। हम बात करते हैं कार्तीय गुणन की। कार्तीय गुणन क्या होता है? देखो, कार्तीय गुणन जो होता है वो दो समुच्चय ए और समुच्चय बी के मध्य होने वाला गुणनफल होता है। यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी, जबकि समुच्चय ए और समुच्चय बी जो है अशून्य समुच्चय हैं, यानी इनमें कोई ना कोई अवयव जरूर है। ये अरिक्त समुच्चय हैं, तो इनका जो गुणन होता है यानी ए गुणा बी, वो ही कार्तीय गुणन कहलाता है। ठीक है, और इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं? इसको हम परिभाषित करते हैं ऐसे, ये सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसमें ए और बी तरह के क्रमित युग्म। इसमें ए जो अवयव होता है वो प्रथम अवयव ए जो होता है वो प्रथम समुच्चय ए से लिया जाता है, और द्वितीय अवयव बी जो है वो द्वितीय समुच्चय बी से लिया जाता है। ठीक है, तो दो समुच्चयों के बीच का गुणन कार्तीय गुणन कहलाता है, और इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं ए बी, यानी क्रमित युग्मों ए बी का समुच्चय, जिसमें पहला अवयव पहले समुच्चय को और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय को बिलोंग करता है, यानी दूसरे समुच्चय का अवयव होता है। ठीक है, अब क्योंकि हमने बताया था ये जो क्रमित युग्म है ए बी, ये जो क्रमित युग्म है ए बी, इसमें हम ए और बी को बदल नहीं सकते, ए और बी को इंटरचेंज नहीं कर सकते, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो ए बी होता है ये बी ए के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होते, जहां तक हम बात कर रहे हैं क्रमित युग्म की। ठीक है, जिसमें ए बी जो है, जिसमें ए तो पहले समुच्चय ए से लिया गया है और बी दूसरे समुच्चय बी से लिया गया है। इसी तरह से बी ए में बी जो है वो पहले समुच्चय बी से लिया गया है और ए जो है वो दूसरे समुच्चय ए से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। बराबर नहीं होने का मतलब ये जो है इनका समुच्चय भी बराबर नहीं होगा, और समुच्चय बराबर नहीं होने का मतलब ए गुना बी और बी गुना ए भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो कार्तीय गुणन क्या होता है? देखो, कार्तीय गुणन क्या हो गया? क्रमित युग्मों का समुच्चय। ठीक है, और यह जो कार्तीय गुणन होता है ये क्रमिक यानी क्रम मिलने जो गुणधर्म होता है उसका भी पालन नहीं करता है। यानी कहने का मतलब है ए गुना बी और बी गुना ए बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो ये क्रमित युग्म है ए बी और बी ए, ये भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसी क्रम से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो कार्तीय गुणन का ये होता है तात्पर्य। अब इसकी जो एक और गुणधर्म है वो ये है कि यदि जो समुच्चय ए और समुच्चय बी है, यदि समुच्चय ए या फिर समुच्चय बी, इनमें से कोई सा भी एक रिक्त हो, कोई भी एक रिक्त हो या दोनों रिक्त हो, मतलब इनके अंदर कोई भी अवयव ना हो, तब ए गुना बी
ए गुना बी का मतलब ए और बी के बीच होने वाला कार्तीय गुणन। ए गुना बी का मतलब ए और बी, समुच्चय ए और बी के बीच होने वाला कार्तीय गुणन, ये भी रिक्त होता है, यानी इसमें भी कोई अवयव नहीं आएगा। यदि ए में कोई अवयव ना हो, या फिर बी में कोई अवयव ना हो, या फिर ए और बी दोनों में ही कोई अवयव ना हो, यानी ए और बी दोनों ही कैसे समुच्चय हो, रिक्त समुच्चय हो, तब ए गुना बी यानी कार्तीय गुणन भी रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है। इसके बाद यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या यानी Na ये बराबर हो P के, समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, माना P अवयव है, और समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, मान लिया ये भी कितने अवयव है, Q अवयव है, तब ए और बी के कार्तीय गुणन यानी ए गुना बी में कितने अवयव होंगे, तब ए गुना बी के अंदर कार्तीय गुणन ए गुना बी के अंदर कितने अवयव होंगे, Na गुना Nb के बराबर अवयव होंगे, यानी ए गुना बी में अवयवों की संख्या बराबर ए में अवयवों की संख्या P और बी में अवयवों की संख्या Q के बराबर यानी PQ के बराबर होंगे। कहने का मतलब है, अगर हम संख्यात्मक रूप से लें कि समुच्चय ए में जो है 2 अवयव हैं और समुच्चय बी में 3 अवयव हैं, तब ए गुना बी के कार्तीय गुणन ए गुना बी में कितने अवयव होंगे, ए में अवयवों की संख्या गुना बी में अवयवों की संख्या यानी 2 गुना 3 बराबर 6। तो ए गुना बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, तो ये अवयवों की संख्या होगी। तो अब तक हम जो बात कर रहे थे, ये कर रहे थे बात कार्तीय गुणन की। ठीक है, तो समुच्चय सिद्धांत हमें आना चाहिए, उसके बाद हमें कार्तीय गुणन आना चाहिए। कार्तीय गुणन को समझने के बाद फिर हम समझेंगे आगे संबंध क्या होता है और संबंध से संबंधित कुछ जो शब्द होते हैं, शब्दावली होती है, वो क्या होती है। ठीक है, तो कार्तीय गुणन हमने समझा। कार्तीय गुणन जो होता है वो क्रमिक युग्म ए बी जैसे अवयवों का समुच्चय होता है, जिसमें ए जो है वो प्रथम समुच्चय ए से लिया जाएगा और बी जो है बी अवयव जो है वो द्वितीय समुच्चय बी से लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अब इसमें अवयवों की संख्या हमने याद की थी, Na-B बराबर ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या यानी P गुना Q के बराबर होती है। ठीक है, यानी 2 गुना 3 बराबर क्या होता है, 6 के। यानी अगर समुच्चय ए में 2 अवयव है, समुच्चय बी में 3 अवयव है, तो ए गुना बी में कितने अवयव होंगे, 6 अवयव होंगे। ठीक है, अब हम ज्ञात करके देखते हैं कि ए गुना बी के अवयव कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि समुच्चय ए में हमने कितने अवयव लिए हैं, 2 अवयव लिए हैं, और समुच्चय बी में हमने कितने अवयव ले लिए हैं, 3। तो ऐसे ले सकते हैं हम, जैसे ए में तो हमने ले लिया ए और बी, और बी समुच्चय में हमने अवयव ले लिए सी, डी और ई। तब हम याद करना चाहते हैं कि ए गुना बी के अंदर कितने अवयव होंगे, 6 अवयव, और वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो ए गुना बी के अंदर अवयवों की संख्या क्या होगी, देखो ए का गुणा हम करेंगे सी के साथ में, इसको हम गुणनफल कहते हैं। ये जो क्रमिक युग्म में हमने अवयव लिखा है, इसको हम कहते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी के गुणा, समुच्चय बी के मध्य गुणा। ठीक है, तो ए का सी से गुणा, फिर ए का बी से गुणा, इसके बाद ए का ई के साथ में गुणा। तो पहले समुच्चय से पहला अवयव लेकर के दूसरे समुच्चय से बाकी सभी अवयवों का क्रमिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब समुच्चय प्रथम समुच्चय का द्वितीय अवयव लेकर के और द्वितीय समुच्चय के सभी अवयवों के साथ में क्रमिक युग्म बनाएंगे, तो वो बनेगा BC, BD और BE। तो इस तरह से हमारे कुल मिलाकर के 6 जो है क्रमिक युग्म बनते हैं। 6 क्रमिक युग्म बनने का मतलब ये जो 6 हैं अवयव, ये ए गुना बी के अवयव होंगे। ठीक है, ये जो 6 अवयव हैं ये ए गुना बी के अवयव होंगे यदि समुच्चय ए में 2 अवयव और समुच्चय बी में कितने अवयव हों, 3 अवयव हों। ठीक है, अब ये जो हमने कार्तीय गुणन हमने जो आपको बताया, ये बताया हमने 2 समुच्चयों के अंदर, और जबकि दोनों समुच्चय कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। ये कार्तीय गुणन जो है ये एक ही समुच्चय में भी हो सकता है। एक ही समुच्चय में मतलब उसको हम प्रदर्शित करते हैं ए गुना ए के साथ में।
तो ए गुना ए के साथ में भी हम मतलब इसको हम कहेंगे, इसको क्या परिभाषित करेंगे, अगर कार्तीय गुणन केवल एक ही समुच्चय में परिभाषित हो, कार्तीय गुणन केवल एक समुच्चय में भी परिभाषित किया जा सकता है, केवल एक समुच्चय के लिए भी परिभाषित किया जा सकता है, और कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे भाई, देखो जैसे कि समुच्चय ए ले लिया आपने, तो ए गुना ए से परिभाषित करेंगे, यानी ये तो हो गया इसका संकेत, नोटेशन क्या हो गया, ए गुना ए, और इसकी परिभाषा जब हम बनाएंगे तो वो कार्तीय युग्म के अवयवों का ही समुच्चय होगा। तो कार्तीय युग्म मतलब इसमें अवयव जो आएंगे ए और बी तरह के आएंगे, जिसमें ए और बी दोनों ही जो है समुच्चय ए से लिए जाएंगे, दोनों ही कहां से लिए जाएंगे, समुच्चय ए से ही लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ केवल हमने एक ही समुच्चय के लिए कार्तीय गुणन को परिभाषित किया है। तो कार्तीय गुणन जो है वो दो समुच्चयों के लिए परिभाषित किया जा सकता है, और दो भिन्न भिन्न समुच्चयों के लिए परिभाषित किया जा सकता है, और केवल एक ही समुच्चय के लिए भी परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े कार्तीय गुणन के लिए, तो कार्तीय गुणन जो है वो तीन समुच्चयों के लिए भी परिभाषित किया जा सकता है। तीन समुच्चय जिनमें तीनों समुच्चय भिन्न हो सकते हैं, और तीनों समुच्चय जो है वो एक ही समान हो सकते हैं, यानी ऐसे परिभाषित कर सकते हैं हम तीन समुच्चयों के लिए। दो से ज्यादा समुच्चयों के लिए कार्तीय गुणन को हम ऐसे परिभाषित करेंगे, ए गुना बी गुना सी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, दो से ज्यादा के लिए। जबकि दो से ज्यादा जो समुच्चय हमने लिए हैं, यानी तीन समुच्चय जो हमने लिए हैं, तीनों ही कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो इसमें जो अवयव आएंगे, अब इसमें जो अवयव आएंगे वो क्रमित युग्म नहीं होंगे, क्रमित ट्रिपलेट होता है जो, ठीक है, तीन अवयवों वाला क्रमित अवयव होगा, ठीक है, यानी ए बी और सी इस तरह से अवयव इसमें होंगे, ठीक है। ए बी सी अवयव होगा, इसमें पहला अवयव पहले समुच्चय को, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय को, और तीसरा अवयव जो है वो तीसरे समुच्चय को बिलोंग करता है, और ये क्रम बदल नहीं सकता, ठीक है, ये क्रम नहीं बदल सकता का मतलब है कि पहला अवयव पहले समुच्चय को ही बिलोंग करेगा, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय को ही बिलोंग करेगा, और तीसरा अवयव तीसरे समुच्चय को ही बिलोंग करेगा। अब यही जो कार्तीय गुणन है जो हमने तीन भिन्न भिन्न समुच्चयों के लिए परिभाषित किया है, ये केवल एक समुच्चय के लिए भी परिभाषित किया जा सकता है, यानी ए गुना ए के लिए भी हम कार्तीय गुणन को परिभाषित कर सकते हैं, और इसमें भी अवयव जो आएंगे वो ऐसे आएंगे, ठीक है, ए बी सी क्रम के आएंगे, जिसमें ए भी ए से ही लिया जाएगा, और बी जो है वो भी ए से ही लिया जाएगा, और तीसरा अवयव सी जो है वो भी ए से ही लिया जाएगा, ठीक है। तो कार्तीय गुणन को हम दो से ज्यादा समुच्चयों के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं, तीन समुच्चयों के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं, और इसको हम अनंत समुच्चयों के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, इस रिजल्ट को, इसी परिणाम को अगर हम जनरलाइज कर दें, तो जो कार्तीय गुणन है वो दो या दो से अधिक समुच्चयों के लिए, यानी अनंत समुच्चयों के लिए भी परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो अनंत समुच्चयों के लिए हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, कार्तीय गुणन को दो या दो से ज्यादा समुच्चयों के लिए कैसे परिभाषित करेंगे। कार्तीय गुणन का सामान्यीकरण बोलेंगे इसको, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, ठीक है। तो सामान्यीकरण कैसे करेंगे भाई, ए गुना बी गुना सी गुना, अब ये चलता जाएगा, इसमें बहुत सारे समुच्चय आ सकते हैं, एक फाइनाइट नंबर भी हो सकता है, एक इनफाइनाइट नंबर भी हो सकता है समुच्चयों का एक परिमित संख्या और अपरिमित संख्या हो सकती है, किसमें, कार्तीय गुणन में। तो अवयव इसलिए ऐसे ही आएंगे, क्रम में आएंगे, बस अवयव क्रम में आने का मतलब ए बी सी और ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, एन ट्यूपलेट आएगा, एन युग्मी आएगा, ठीक है। तो एन युग्मी आएगा, इसमें पहला अवयव पहले को, और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय को, तीसरा अवयव तीसरे समुच्चय को, और ऐसे ही जो है आगे भी जो है आगे के अवयव भी समुच्चयों को बिलोंग करेंगे, ठीक है।
तो ये सब कुछ मैंने बताया आपको कार्तीय गुणन के बारे में। यानी कार्तीय गुणन जो होता है वो क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। अब कार्तीय क्यों कहते हैं इसको, कार्तीय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कार्तीय गुणन के बाद जो अवयव आ रहे हैं क्रमित युग्म में, इनको हम कार्तीय निर्देशांक यानी कार्टेशियन जो प्लेन होता है उसमें हम निरूपित कर सकते हैं, निरूपित किया जा सकता है। इसलिए इसको हम कार्तीय गुणन से परिभाषित या कार्तीय गुणन के नाम से इसको संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, कार्तीय गुणन। ठीक है, अब कार्तीय गुणन को समझने के बाद, कार्तीय गुणन को समझने के बाद आपको समझना है संबंध को। ठीक है, तो यदि आपके समुच्चय संबंध समझ में आते हैं, समुच्चय सिद्धांत समझ में आता है और उसके बाद आपकी कार्तीय गुणन भी समझ में आता है। कार्तीय गुणन कोई बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते इसको। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि संबंध क्या होता है। तो संबंधों को समझने से सब पहले ये दोनों शब्द आपको समझ में आने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं संबंध की, कि संबंध क्या होता है। यानी इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसको रिलेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध। ठीक है, तो देखिए मैंने जब आपको समुच्चय समझाया था तो मैंने ये भी समझाया था कि जो हमारी जो परिवार होता है, जो फैमिली होती है, वो भी एक समुच्चय होता है। वो भी क्या होता है, समुच्चय होता है अवयवों का, यानी सदस्यों का। ठीक है, जिसमें मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी ये सब होते हैं। तो ये क्या होता है, परिवार। परिवार क्या होता है, एक समुच्चय होता है। ठीक है, तो परिवार के सदस्यों में आपस में क्या होता है भाई, एक संबंध होता है। संबंध होता है, ये मेरी दादी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा, ये मेरे भाई, ये बहन। तो ये क्या होता है, एक संबंध होता है। तो ये सब कहलाता है पारिवारिक संबंध। ये तो क्या होता है, पारिवारिक संबंध। इसमें हम गणित को नहीं ला सकते बीच में। ठीक है, लेकिन गणित का भी एक संबंध होता है। गणित में भी क्या होता है, एक संबंध होता है। दो अवयवों के बीच संबंध होता है, तीन अवयवों के बीच भी संबंध होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, जैसे मैं बताता हूँ आपको गणित के संबंध की परिभाषा, जो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिर्फ हमने इसको +1 क्लास में जाकर के +1 क्लास में एक नाम दे दिया है संबंध का, और जैसे ही नाम दिया संबंध का, तो अब हम इसको जो है गणित के रूप में पढ़ने लग गए। नहीं तो हम इसको पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, आपने पढ़ा है, आपने रेखीय समीकरण पढ़े हैं दो चरों में, दो चरों के रेखीय समीकरण। कैसे कि x बराबर y, इस तरह आपने पढ़ा हुआ है, x बराबर y, x छोटा है y से, बराबर है y के, x बड़ा है y के, x बड़ा और बराबर है y के। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ ऐसे भी पढ़ा है कि x + y = 2 होता है। ठीक है, तो ये सब जो आपने पढ़ा हुआ है, इन्हीं सब को हम कहते हैं संबंध। ये x और y दो चरों के बीच में क्या है, संबंध है। यानी x और y दो चर हैं जो बराबर हैं, यानी बराबर का संबंध है। कौन सा संबंध है ये, बराबर का संबंध। x छोटा है y से, ये एक चर दूसरे चर से छोटा है, ये वाला संबंध है। ठीक है, ऐसे ही x बड़ा है y से, तो ये बड़े वाला संबंध है कि एक जो चर है वो दूसरे चर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह का जो संबंध है वो गणितीय संबंध कहलाता है। इसको हम थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब, आपने पढ़ा है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल की क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का जो है रिलेशन होता है, यानी सर्वांग समता का क्या होता है, संबंध होता है। इसी तरह से आपने पढ़ा हुआ है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होता है। तो ये सिमिलरिटी का एक रिलेशन है। ये कौन सा संबंध हो गया, एक सिमिलरिटी का एक संबंध हो गया। तो ये सब क्या है, ये गणितीय संबंध कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, गणितीय संबंध। ठीक है, अब हम परिभाषित करते हैं कि संबंध जो है समुच्चय के रूप में हम कैसे जाने, मतलब समुच्चयों से हम कैसे जाने कि ये संबंध है। ठीक है, तो अब आप इसी में देखिए, जैसे कि मैंने एक समीकरण लिखा हुआ है x + y = 2, x + y = 2, यानी दो चर हैं x और y, उनमें कौन सा संबंध है, दोनों का योग किसके बराबर है, 2 के बराबर है। x + y = 2। अगर मैं इसी को ऐसा मानूं कि x जो है वो पहले समुच्चय को बिलोंग करता है, x को। ठीक है, और ये दूसरा चर जो है y, ये दूसरे समुच्चय को बिलोंग करता है, यानी ये y समुच्चय को बिलोंग करता है।
तो यहाँ पे अब दो समुच्चय आ गए, समुच्चय x आ गया और समुच्चय y आ गया। ठीक है, तो x और y के बीच का जो संबंध है वो लिखा जाएगा xy। कैसे लिखा जाएगा? xy। ठीक है, और ये किसमें आएगा? ये x और y के गुणा में आएगा, x और y के गुणा में आएगा। x इंटू एक्स हम परिभाषित कर रहे हैं समुच्चय x और समुच्चय y के मध्य कार्तीय गुणन को। ठीक है, उससे हम बताना चाह रहे हैं कि संबंध क्या होता है। ठीक है, तो x y, x जो है वो समुच्चय x का अवयव है और y समुच्चय y का अवयव है। तो x y जो क्रमित युग्म है वो x गुना y समुच्चय को बिलोंग करेगा और इनके बीच में इस तरह का संबंध है कि x और y दोनों अवयवों का जो जोड़ है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ठीक है, जिसमें x जो है वो समुच्चय x से लिया गया है, y जो है वो समुच्चय y से लिया गया है। ठीक है, तो यह है आपका क्या? ये है क्रमित युग्म x इंटू y। ठीक है, अब हम परिभाषित कर रहे हैं किसको? संबंध को। तो संबंध क्या हो गया? अब देखो आप, संबंध क्या हो गया? संबंध हो गया ना यहाँ से x y, x y मतलब x y का मतलब ये किसका अवयव हो गया? x गुना y का अवयव हो गया। x गुना y का अवयव होगा तो मतलब जो संबंध होता है वो क्या होता है? x गुना y होता है, कार्तीय गुणन होता है। कार्तीय गुणन होता है, उसका कोई अवयव हो सकता है, उसका कोई उपसमुच्चय हो सकता है। ठीक है, तो संबंध क्या हो गया? संबंध क्या हो गया भाई? संबंध हो गया जो कार्तीय गुणन है x गुना y, x गुना y, इसका कोई समुच्चय या इसी के बराबर, इसी के कोई बराबर समुच्चय, वो होता है संबंध गणितीय रूप से। गणितीय रूप से संबंध क्या होता है? कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय या कार्तीय गुणन खुद स्वयं जो है वो संबंध होता है। ठीक है, तो ये संबंध की परिभाषा होती है। मैंने कई सारे उदाहरण आपको दिए गणितीय संबंध के। ठीक है, अब हम संबंध के बारे में एक औपचारिक जो परिभाषा है, जो औपचारिक परिभाषा है वो बताते हैं। यदि x तथा y, x तथा y अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें कोई भी अवयव, मतलब कोई ना कोई अवयव जरूर हो, अरिक्त होना चाहिए, उसमें रिक्त नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई अवयव जरूर होना चाहिए। अरिक्त समुच्चय हो तब संबंध को हम किससे डिनोट करेंगे? r से, यानी r का मतलब रिलेशन। संबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलेशन। तो रिलेशन का r हम लेते हैं संबंध के लिए, तब संबंध r जो है वो उप समुच्चय या बराबर होगा किसके? x गुना y। ठीक है, ये होती है संबंध की औपचारिक परिभाषा, संबंध की औपचारिक परिभाषा। ठीक है, अब हम बात करते हैं संबंध से संबंधित शब्दावली के बारे में, यानी संबंध की क्या क्या शब्दावली होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका प्रांत। सबसे पहले क्या आता है भाई? डोमेन इसको बोलते हैं हम, प्रांत बोलते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन बोलते हैं। अब ये क्या होता है? प्रांत क्या होता है? देखो हमने बताया कि जो संबंध होता है वो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है, यानी कार्तीय गुणन जो होता है वो क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। ठीक है, तो क्रमित युग्म जो होते हैं, एक क्रमित युग्म, दो क्रमित युग्म, जितने भी क्रमित युग्म होते हैं उनमें दो अवयव होते हैं, प्रथम अवयव और द्वितीय अवयव। तो जो प्रथम अवयवों का समुच्चय है, प्रथम अवयवों का जो समुच्चय है उसे हम प्रांत कहते हैं। प्रांत क्या होता है भाई? प्रांत जो होता है वो क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय होता है। ठीक है, तो जो हमने कार्तीय गुणन परिभाषित किया था उसमें जो क्रमित युग्म हैं उनके जो प्रथम अवयव हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बनाते हैं आपका प्रांत। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रांत के बारे में। इसके बाद एक शब्द आता है, वो आता है परिसर। परिसर यानी रेंज। ठीक है, परिसर अर्थात रेंज, इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेंज।
तो रेंज क्या होती है देखो, यानी परिसर क्या होता है, किसी संबंध का परिसर क्या होता है, किसी संबंध के, देखो किसी संबंध का मतलब संबंध क्या होता है, कार्तीय गुणन होता है। तो कार्तीय गुणन में क्रमित युग्म होते हैं, क्रमित युग्म का जो द्वितीय अवयव है, क्रमित युग्म का जो द्वितीय अवयव है, यानी संबंध का जो द्वितीय अवयव है, किसी संबंध के द्वितीय अवयव का जो समुच्चय होता है उसे हम परिसर कहते हैं। ठीक है, तो किसी संबंध या फिर संबंध के द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है, परिसर कहलाता है। अभी हम परिभाषा पढ़ते हैं, फिर हम एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण से समझेंगे कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। और अभी एक शब्द और आने वाला है और वो है सहप्रांत। सहप्रांत, ठीक है। अब ये सहप्रांत क्या होता है, देखो इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं कोडोमेन। तो ये कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, देखो हमने बताया कि जो संबंध होता है, संबंध जो होता है वो उपसमुच्चय होता है कार्तीय गुणन x गुणा y का। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो संबंध है वो परिभाषित है समुच्चय x से समुच्चय y में। संबंध परिभाषित है समुच्चय x से समुच्चय y में। अब ये जो समुच्चय y है, यानी दूसरा समुच्चय जो है, ये दूसरा समुच्चय पूर्ण रूप से जो दूसरा समुच्चय है, इसको हम कहते हैं सहप्रांत। तो समुच्चय y सहप्रांत कहलाता है, सहप्रांत कहलाता है। ठीक है, तो सहप्रांत क्या होता है भाई, समुच्चय y। समुच्चय y का मतलब जो दूसरा अवयव होता है, संबंध का जो दूसरा अवयव होता है, संबंध जिस कार्तीय गुणन में परिभाषित है, उस कार्तीय गुणन का जो दूसरा समुच्चय होता है वो सहप्रांत कहलाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है। ठीक है, तो उदाहरण हम लेते हैं। जैसे उदाहरण हमने लिया, उदाहरण के तौर पर हमने जैसे समुच्चय ए ले लिया, समुच्चय ए ले लिया 1 2 3 से लेकर के और 10 तक, और समुच्चय बी हमने ले लिया ऐसे ही 1 2 3 से लेकर के, और ये भी हमने कहां तक ले लिया, 10 तक ले लिया। अब a गुणा b में तो बहुत सारे अवयव होंगे। ठीक है, a गुणा b में कितने अवयव होंगे भाई, a में अवयवों की संख्या गुणा b में अवयवों की संख्या, यानी 10 गुणा 10 बराबर 100 अवयव होंगे a गुणा b में। तो सभी अवयव तो हम लिख नहीं सकते, तो हम एक समुच्चय मतलब संबंध परिभाषित करते हैं x प्लस वाई बराबर 10। यह हमने एक संबंध परिभाषित कर दिया x प्लस वाई, x और y दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर आना चाहिए, 10 के बराबर आना चाहिए। तो अब हम लिखते हैं a गुना b, यानी संबंध लिखते हैं r। तो r बराबर क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर 10। तो x और y के ऊपर संबंध है, x और y किस संबंध से संबंधित हैं कि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अगर हम प्रथम अवयव यानी x का मान कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो 1 के साथ में क्या जोड़ेंगे कि 10 आ जाए 9, तो y का मान कितना होगा 9, तो 1 का 9, फिर 2 और 8 आएगा, 3 और 7 आएगा, ऐसे 4 और 6 आएगा, 4 से के बाद 5 और 5 आएगा, 5 और 5 के बाद 6 और 4 आएगा, फिर इसके बाद 7 और 3 आएगा, फिर 8 और 2 आएगा, 9 और 1 आएगा। तो इस तरह से आपके अवयव आएंगे इसमें संबंध R में, जबकि संबंध कैसे परिभाषित है, x प्लस वाई बराबर 10 से परिभाषित है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किसकी, ये तो हो गया संबंध, ये तो दिया गया संबंध हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रांत की। तो प्रांत क्या होता है, देखिए भाई प्रांत क्या होता है, प्रथम अवयव का जो समुच्चय होता है उसे हम प्रांत कहते हैं। तो प्रथम अवयव जो है, देखिए प्रथम अवयव क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है, 9 भी है और इसके बाद 10 नहीं है। तो प्रांत में कौन कौन से अवयव आने वाले हैं, 1 2 3 से लेकर के और 9 तक के अवयव। इसके बाद परिसर में कौन से अवयव आएंगे, परिसर हमने परिभाषित किया था द्वितीय अवयवों का समुच्चय, जो संबंध दे रखा है उसके द्वितीय अवयवों का समुच्चय, और वो क्या है, देखो 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हो गया परिसर। ठीक है, और सहप्रांत क्या होता है भाई, हमने बताया था सहप्रांत होता है द्वितीय समुच्चय,
कार्तीय गुणन या संबंध का जो द्वितीय समुच्चय है वो सहप्रांत होता है। तो सहप्रांत क्या हो गया? सहप्रांत का मतलब कोडोमेन। कोडोमेन क्या हो गया भाई? द्वितीय समुच्चय यानी बी। द्वितीय समुच्चय क्या है? बी। तो ये समुच्चय बी, पूरा जो समुच्चय बी है ये कहलाता है सहप्रांत। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी? संबंध की बात कर रहे थे भाई। और संबंध में हमने वो विभिन्न शब्दावलियां पढ़ी। विभिन्न शब्दावलियां पढ़ने का मतलब हमने पढ़ा कि इसमें आपका प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है, और कुल मिलाकर के हमने पढ़ा कि संबंध क्या होता है। ठीक है, अब एक और जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो संबंध से संबंधित है वो है संबंध का निरूपण। संबंध का निरूपण यानी संबंध को निरूपित करने के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं, मतलब मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेथड्स की। अब हम बात करते हैं किसकी? मेथड्स की, कि भिन्न भिन्न जो मेथड्स हैं, विधियां हैं, वो क्या होती हैं संबंध से संबंधित। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो विधि आती है संबंध को निरूपित करना, संबंध का निरूपण। तो संबंध का जो निरूपण होता है उसमें सबसे पहले आएगा आपका क्या? उसमें सबसे पहले आता है रोस्टर। रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म क्या होती है? यानी जब हम संबंध को क्रमित युग्मों के रूप में, संख्यात्मक क्रमित युग्मों के रूप में निरूपित करते हैं तो उसे कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक संबंध लिया था और उस संबंध में हमने निरूपित किया था संबंध को कैसे? 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 और 9 1 ये संबंध था। तो ये जो संबंध का रूप है ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम क्या करते हैं? हम अवयवों की एक लिस्ट बनाते हैं, अवयवों की लिस्ट बनाते हैं और हर एक अवयव को कॉमा से क्या कर देते हैं? सेपरेट, और उन अवयवों को रख देते हैं हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मझले कोष्ठक के अंदर। तो बन जाता है क्या? संबंध का रोस्टर फॉर्म, संबंध का रोस्टर निरूपण। ठीक है, और एक जो दूसरा विधि होती है, दूसरी विधि होती है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर मेथड। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेट बिल्डर मेथड। फॉर्म भी बोल सकते हैं, मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? देखो समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है? संबंध की संबंध निर्माण विधि बोलेंगे इसको। तो क्या होती है? देखो ये होती है आपकी, जब हम लिखते हैं संबंध को, जब संबंध को हम लिखते हैं किसी गुणधर्म के द्वारा, प्रॉपर्टी के द्वारा। ठीक है, तो वो कहलाती है समुच्चय निर्माण विधि। अब देखिए ये जो हमने संबंध लिखा था इसका क्या गुणधर्म था भाई? इसका गुणधर्म था कि ये x y अवयवों का समुच्चय था, x y अवयवों का समुच्चय था, जिसमें x और y जो है ये इन दोनों का योग बराबर था किसके? 10 के। x प्लस वाई बराबर 10, जबकि x और y कहां से लिए गए थे? समुच्चय a से लिए गए थे। x लिया गया था समुच्चय a से और y जो लिया गया था वो समुच्चय b से लिया गया था। ठीक है, तो जब हम संबंध को निरूपित करते हैं किसी गुणधर्म के द्वारा, किसी प्रॉपर्टी के द्वारा, तो वो जो समुच्चय का निर्माण मतलब समुच्चय का निरूपण है वो कहलाता है समुच्चय यानी संबंध निर्माण विधि। संबंध निर्माण विधि। यदि हम समुच्चय के लिए काम में ले रहे हैं तो समुच्चय निर्माण विधि, और यदि हम संबंध के लिए काम में ले रहे हैं तो संबंध निर्माण विधि। ठीक है, कहलाती है। तो ये दो मेथड होते हैं किसी संबंध को निरूपित करने के, यानी उसको किसी मेथड से बनाने के लिए ये दो मेथड होते हैं, और वो रोस्टर मेथड बोल सकते हैं और एक होता है सेट बिल्डर मेथड। ओके, इसके बाद जो है ये लगभग जो कार्तीय गुणन और जो संबंध से संबंधित जो टॉपिक था हमारा, लगभग इसमें इतने ही बिंदु आते हैं। बाकी हम जब हमारी एक्सरसाइज होगी तो उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।